आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत अपने पार्टिसिपल के नियम को जानने के बाद, इन्फिनेटिव के नियम के जानने के बाद और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम को जानने के बाद और उसकी पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, आप लोगों का डाउट क्लास लेने के बाद अब अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने नई टॉपिक पे, जिसमें हम लोग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और इसके ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसको बताए जा चुके हैं। तो आज हम लोग इसी रूल के ऊपर जो एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है उसी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाली जितने भी सेंटेंसेज रहेंगे, जो नियम आपको बताए गए हैं, इसके अंतर्गत उन नियमों को अप्लाई करके उसकी सिंथेसिस करने के प्रक्रिया को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सब लोग तैयार हो जाएं इस शानदार से एक्सरसाइज के लिए। इसमें हम लोग पूरा का पूरा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब लोग थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर आधारित एक्सरसाइज को और हम लोग लगभग मोस्टली पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे। पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। 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 और दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज द मॉनिटर। ही वॉज द मॉनिटर। ही वॉज द मॉनिटर। तो अगर हम लोग इसको सिंथेसाइज करने जाएं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों वाक्यों का अर्थ देखते हैं। रवि वाज था द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का, इन द क्लास मतलब कक्षा में, ही वाज द मॉनिटर और वह क्या था, मॉनिटर था। तो रवि क्लास का सबसे अच्छा लड़का था और वह क्लास का क्या था, मॉनिटर था। तो अगर हम लोग इसको सिंथेसाइज करने जाएं और किसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस बारे में समझिए। हम लोग पहले वाक्य में देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वह रवि है, जो नाउन है अपने आप में क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसकी विशेषता द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि की विशेषता है, पहले वाक्य में हमें उसकी विशेषता दिखाने वाला फ्रेज दिखाई दे रहा है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। और दूसरे वाक्य में हम आते हैं तो रवि की विशेषता इसमें भी बताई गई है, ही वॉज द मॉनिटर। और रवि की विशेषता है कि वह क्या है, मॉनिटर। यानी हम लोग इस बार देख रहे हैं, इस सेंटेंस में दोनों में देख रहे हैं कि हमारा जो नाउन है यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वह रवि है और इसकी विशेषता हमें पहले सेंटेंस में भी दिखाई दे रही है और उसी रवि की विशेषता यानी सब्जेक्ट की विशेषता हमें दूसरे सेंटेंस में भी दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसका सिंथेसिस जब करने जाएंगे तो इसका आंसर हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहले प्रकार से और दूसरे प्रकार से। क्योंकि रवि की विशेषता है कि वह द बेस्ट बॉय इन द क्लास भी है और रवि की विशेषता है कि वह द मॉनिटर भी है। तो हम लोग किसी भी तरह से चाहे रवि की इस विशेषता को फ्रेज के रूप में लिखकर, चाहे इस कंडीशन में फ्रेज के रूप में लिखकर हम उसे फ्रेज इन अपोजिशन का रूप दे सकते हैं और इस प्रकार हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है। तो पहले टाइप से जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रवि और इसकी विशेषता हमें जो पहले वाक्य में दिखाई दे रही है वर्ड्स के द्वारा, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं अर्थात फ्रेज द्वारा दिखाई दे रही है, हम इसको डबल कॉमा के बीच में लिख देंगे। सबसे पहले रवि, फिर इसकी विशेषता है द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि डबल कॉमा के बीच में द बेस्ट बॉय इन द क्लास और इधर सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा उतार देंगे तो हो जाएगा वाज द मॉनिटर। तो हम लोग इस प्रकार पहली कंडीशन में सिंथेसाइज कर सकते हैं और हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख दें अथवा रवि, और रवि की विशेषता क्या है, डबल कॉमा के बीच में लिख देंगे रवि और डबल कॉमा के बीच में लिख देंगे द मॉनिटर। रवि डबल कॉमा के बीच में लिख देंगे द मॉनिटर और फिर यहाँ से शेष वाक्य को पहले वाले को लिख देंगे वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले टाइप से और दूसरे टाइप से जब हमारे एक ही नाउन की विशेषता को प्रकट करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड
पहले और दूसरे दोनों में मौजूद होते हैं, तो हम लोग इस प्रकार से उस नाउन के बाद अर्थात सब्जेक्ट के बाद चाहे पहले वाक्य के विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द समूह को लिख के दूसरे सेंटेंस के शेष पार्ट को लिख दिया जाए, अथवा उस नाउन को लिख के अर्थात सब्जेक्ट लिख को दूसरे वाले सेंटेंस में जो हमें विशेषता प्रकट करने वाला शब्द समूह दिखाई दे रहा है उसको लिख के पहले वाले सेंटेंस के शेष पार्ट को लिख देंगे। तो हम दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके चाहें तो हम अपनी सिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे पहले वाले वाक्य में द बेस्ट बॉय इन द क्लास फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, और दूसरे वाले में द मॉनिटर जो है वह फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कर रहा है, फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस का जो दोनों दिए गए हैं इसको सिंथेसाइज इन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और दोनों तरीका हमारा सही है। केवल हम लोगों ने यह ध्यान दिया कि हमारे सब्जेक्ट के बाद डबल कॉमा के बीच में उसकी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द समूह को अरेंज कर दिया गया, बाकी आवश्यकता अनुसार शेष जो पार्ट था बचे हुए सेंटेंस का उसको लिख दिए। तो इस प्रकार हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको पहला सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा कि हम लोग दोनों प्रकार से किस प्रकार बना सकते हैं। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सब लोग ध्यान से समझें। दूसरा है, और सब लोग इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, सेंटेंस है टैगोर वाज द ऑथर ऑफ, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ही वाज अ ग्रेट पोएट, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। सब लोग ध्यान से इसको समझेंगे और जो पहले सेंटेंस में आपको सिद्धांत बताया गया दो तरह से बनाने का, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, लिखा गया है टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। वाज थे, द ऑथर मतलब लेखक थे, आप गीतांजलि, गीतांजलि उनकी कृति का नाम है अर्थात उनकी रचना का नाम है। तो टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि का मतलब हुआ टैगोर गीतांजलि नामक जो रचना है उसके लेखक थे। और दूसरा वाक्य करा ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान कवि थे, वह भारत के क्या थे, महान कवि थे। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अर्थात जो हमारा नाउन है पहले वाक्य का वह टैगोर है। उनकी विशेषता को पहले वाक्य में भी बताया गया है। टैगोर की विशेषता क्या है कि वह द ऑथर ऑफ गीतांजलि, यानी गीतांजलि नामक जो रचना है उसके क्या है, रचनाकार है अर्थात लेखक हैं। और दूसरे में भी दिखाई दे रही है, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो टैगोर के बारे में बताया गया है कि वह क्या है, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमें पहले सेंटेंस में भी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द समूह मिल रहा है और दूसरे वाक्य में भी उसी का विशेषता प्रकट करने वाला शब्द समूह दिख रहा है। तो इस प्रकार हम इस वाक्य को भी दो तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहले टाइप से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैगोर और फिर डबल कामा के बीच में उसकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को लिख देंगे। तो हो जाएगा टैगोर फिर कामा द ऑथर ऑफ गीतांजलि और फिर कामा लगा के यहाँ सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पार्ट को उतार देंगे। वाज ए ग्रेट पोएट, वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है पहले टाइप से। यहाँ पे द ऑथर ऑफ गीतांजलि फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। अब हम लोग इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टैगोर लिखेंगे और इसकी विशेषता प्रकट किया करने वाले शब्द समूह को लिख देंगे टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर पहले वाले सेंटेंस के शेष पार्ट को लिख देंगे वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो इस प्रकार हमारी सिंथेसिस की प्रक्रिया नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दोनों तरह से बन जाएगी। यहाँ पे कोई पूछेगा फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, तो डबल कॉमा के बीच में जो लिखा गया है अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये हमारा यहाँ
फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस सेंटेंस को भी आप लोग इन दोनों प्रकार से बना लेंगे और दोनों की क्या कंडीशन है लिखने की आप लोग इसके बारे में भी अच्छे प्रकार से समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार सा सेंटेंस लेते हैं। सब लोग वीडियो को देखते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा। और जहां भी जरूरी विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो क्लास 12 अभी स्टार्ट किए हैं और वह शानदार अपने पूरे सेशन को पढ़ना चाहते हैं और ग्रामर के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप उन तक इन वीडियोस को पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगला सेंटेंस है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। और दूसरा सेंटेंस है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस सब लोग इसको स्टार कर लेंगे, हम आपको समझा रहे हैं, चलो ध्यान से हमारी बात समझें। करा माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, वेंट गया टू दिल्ली मतलब दिल्ली। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा दिल्ली है ये अपने आप में क्या है, नाउन है। ये अपने आप में क्या है, नाउन है। और इस नाउन की विशेषता में अगले वाले वाक्य में दिखाई दे रही है। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। और दूसरे में कह रहा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो वहां पे नाउन दिखाई दे रहा है दिल्ली, यहाँ पे दूसरे वाक्य में यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसकी विशेषता को प्रकट किया गया है किसके रूप में, द कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले वाक्य में दिल्ली शब्द आया है और वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद दिल्ली आया है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो पहले वाक्य में जो हमें नाउन दिखाई दे रहा है, दूसरे में उसी को सब्जेक्ट बनाया और उसी की विशेषता को प्रकट किया गया है। तो हम इस स्थिति में अगर सिंथेसाइज करने जाएं तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माई ब्रदर went to दिल्ली। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली की जो विशेषता है वह क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। और जिस नाउन की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है उसके तुरंत बाद उसको डबल कामा बीच में लिखा जाता है। लेकिन हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, नियम ये कहता है कि जब हमारा नाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य के बिल्कुल अंत में काम करने लगे तो हम लोग डबल कामा इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वाक्य वहीं समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोग शुरुआती वाला इनिशियल कॉमा तो लगाते हैं लेकिन लास्ट वाला कॉमा के स्थान पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं क्योंकि हमारा वाक्य वहीं क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली और दिल्ली की विशेषता को हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम लोग वैसे डबल कॉमा यूज करना चाहिए लेकिन यहाँ हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि हमारा वाक्य यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, करा मेरा भाई दिल्ली गया और दिल्ली की विशेषता क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। वह भारत देश की क्या है, राजधानी, या भारत की क्या है, राजधानी है। उम्मीद करते हैं सबको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आया होगा। हम लोग फोर्थ सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा है महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। और दूसरा सेंटेंस है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। चलो ध्यान समझे। महात्मा गांधी वाज थे अ ग्रेट लीडर मतलब एक महान नेता। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ही इज कॉल्ड उन्हें बुलाया जाता है या पुकारा जाता है द फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के रूप में। अब हम लोग देख रहे हैं पहले वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट आया है अर्थात जो हमारा नाउन आया है उसकी विशेषता को पहले वाक्य में भी प्रकट किया जा रहा है और उन्हीं की विशेषता को दूसरे वाक्य में भी प्रकट किया जा रहा है। पहले वाक्य में अ ग्रेट लीडर के रूप में विशेषता प्रकट की जा रही है, दूसरे वाक्य में द फादर ऑफ नेशन के रूप में विशेषता प्रकट की जा रही है। और अभी हम लोग सीखे हैं थोड़ी देर पहले कि जब किसी एक ही सब्जेक्ट की विशेषता पहले वाक्य में भी दिखाई दे और दूसरे वाक्य में भी दिखाई दे तो हम उसको दो प्रकार से अरेंज करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरह से बना लेते हैं। पहले तरह से हो जाएगा महात्मा गांधी कॉमा
अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी कामा अ ग्रेट लीडर, डबल कॉमा के बीच में हम लोग लिख दिए और आगे वाले को उतार लेंगे, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। तो इस प्रकार से हमारे पहली कंडीशन में हम लोग इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे और दूसरी तरह से क्या हो जाएगा, अथवा करके ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन कामा वाज अ ग्रेट लीडर, वाज अ ग्रेट लीडर। तो आप दोनों का अर्थ समझ जाइए। पहले वाले वाक्य का मतलब हो गया महात्मा गांधी एक महान नेता, भारत के या राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, और दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता एक क्या थे, महान नेता थे। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों वाक्यों को जो सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों प्रकार से नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहले वाली कंडीशन में अ ग्रेट लीडर फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रहा है, फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रहा है, जबकि दूसरे वाले वक्त में द फादर ऑफ नेशन जो है वह फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आया होगा और आप लोग बारीकियां समझ पा रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर की, कि अगर हमें सिंथेसिस करने के लिए आ जाएगा तो जो भी नियम आपको बताते हैं हम जा रहे हैं, उन सभी नियमों को अगर आप ध्यानपूर्वक सब नियमों को नोट्स पे लिख के रिवाइज करके और तब एक्सरसाइज पे आप बैठेंगे तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं रहेगा जो आप लोगों से बच जाए और आप लोग उसको न कर पाए, या बोर्ड परीक्षा का कोई सेंटेंस सिंथेसिस कर रहे हैं आप ना कर पाए। जितने नियम पे अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको दिक्कत कर रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हैं और हम उसको देखेंगे, और अगर आपको उसका उत्तर नहीं आएगा या आपको उसमें कोई समस्या रहेगी तो विथ एक्सप्लेनेशन उसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना आए। इसीलिए कोई भी डाउट रहे, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, अगर आपका डाउट आ भी रहा है तो आप आराम से अपने भाई तक अपना डाउट पहुंचा सकते हैं। हम देखेंगे, हमको जब भी समय मिलेगा हम उसका आंसर विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने डाउट्स जो भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो लॉजिकल हो कैसा भी हो, आप उसको जरूर भेजा करिए। उससे हमें ये लगता है कि आप लोग आसानी से बातों को समझ पा रहे हैं और अपने पढ़ाई को लेके आप बहुत ज्यादा जागरूक है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। लल्ला अगला सेंटेंस सब लोग स्टार्ट कर लेंगे इस सेंटेंस को। कोलंबस ट्रिपल स्टार सब लोग कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको कराने जा रहे हैं। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। दूसरा है ही वाज एन इटालियन, ही वाज एन इटालियन, ही वाज एन इटालियन। और तीसरा है ही डिस्कवर्ड अमेरिका, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। सर हमारी बात ध्यान से समझेंगे। ये पहला ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको 3 सेंटेंसेज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और हमें इस नियम द्वारा बनाना है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर हमारी बात ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका नाम है। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस वाज था ए फेमस प्रसिद्ध, सेलर मीन्स होता है नाविक। कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था। ही वाज एन इटालियन, और वह कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था, इटली का निवासी था या इटली का रहने वाला था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, और उसने अमेरिका की क्या किया, खोज किया। 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की क्या किया था, खोज किया था। तो यहां पे कह रहा है कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, वह इटली का रहने वाला था, इटली का निवासी था, उसने अमेरिका की क्या किया, खोज किया। हमें फ्रेज नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोलंबस। ध्यान से हमारी बात समझेंगे। कोलंबस कामा, कोलंबस की विशेषता क्या है कि वह एक फेमस सेलर है, लेकिन कहाँ का रहने वाला है, इटली का रहने वाला है। तो इन दोनों विशेषताओं को हम मिला के अगर इस प्रकार लिख दें, कोलंबस की पूरी विशेषता क्या हो जाएगी, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर,
अ फेमस इटालियन सेलर, डबल कॉमा के बीच में हम लोग इसकी विशेषता लिख दिए, सब लोग ध्यान समझेंगे। अ फेमस सेलर भी कोलंबस की विशेषता है, एन इटालियन भी कोलंबस की विशेषता है, तो हम इन दोनों विशेषताओं को कोलंबस की एक साथ जब लिख दिए तो हमारा हो गया अ फेमस इटालियन सेलर, एक प्रसिद्ध इटली का नाविक। तो हमारा सेंटेंस हो गया कोलंबस कॉमा अ फेमस इटालियन सेलर कॉमा, और यहां पे हम लोग सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब से सारी बातें लिख देंगे। डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका। कभी कभी इसको इस विशेष प्रकार से भी लिखा जा सकता है, अथवा करके इसको एक और तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कोलंबस, 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 और कोलंबस की विशेषता क्या है? डिस्कवरर ऑफ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं द डिस्कवरर ऑफ कोलंबस कॉमा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका was a famous Italian sailor, was a famous Italian sailor। चलो ध्यान से देखें, हम लोग इसी को सीक्वेंस में करके ऐसा भी लिख सकते हैं। हम लोग दोनों का अर्थ निकाल के देखते हैं, लल्ला ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, पहले वाले का हिंदी अर्थ हो गया कोलंबस एक प्रसिद्ध इटली का नाविक, डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किया, और दूसरे का मतलब हो गया कोलंबस द डिस्कवरर, खोजकर्ता ऑफ अमेरिका, अमेरिका का। करा कोलंबस अमेरिका का खोजकर्ता, वाज ए फेमस इटालियन सेलर, करा एक प्रसिद्ध इटली का क्या था? नाविक था। तो हम इन तीनों सेंटेंसेज को इस प्रकार से दोनों ही कंडीशंस में सिंथेसाइज करके फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग इसको आसानी से एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में अ फेमस इटालियन सेलर फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रहा है, और दूसरी वाली कंडीशन में द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका जो है वह फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि पहले वाले में इस कोलंबस की विशेषता को इस वाले शब्द समूह द्वारा यानी ग्रुप ऑफ वर्ड द्वारा बताया जा रहा है, और दूसरे वाले में कोलंबस की विशेषता को इस शब्द समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड द्वारा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हम इन तीनों सेंटेंस का सिंथेसाइज इन दोनों विधियों से कर सकते हैं, यानी दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 3 सेंटेंस वाला समझ में आया होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ सर ये बिल्कुल समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर है कि किस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन 3 सेंटेंस के ऊपर एक सेंटेंस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास जो है, सब लोग ध्यान से देखें, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा सेंटेंस सी वाज शॉट डेड बाई, सी वाज शॉट डेड बाई, सी वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, हर सिक्योरिटी गार्ड। सब ध्यान से हमारी बात समझे। पहले वाक्य का अर्थ हो गया इंदिरा गांधी वाज थी आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रधानमंत्री। करा इंदिरा गांधी जो थी, करा वो हमारी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। करा सी वाज शॉट डेड मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी, बाई हर सिक्योरिटी गार्ड यानी उनके रक्षक द्वारा, यानी उनकी रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति रखा गया था, करा उसी के द्वारा उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और वो उनकी विशेषता क्या थी इंदिरा गांधी की? कि वो हमारे भारत देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात नाउन लिखेंगे इंदिरा गांधी, और इनकी विशेषता को डबल कॉमा के बीच में लिख देंगे आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर। फिर कॉमा लगा देंगे और यहाँ वर्ब से बात नोट कर लेंगे पूरी, वाज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड, बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोगों ने इसको आसानी से सिंथेसाइज कर लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस लेते हैं।
राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। और दूसरा सेंटेंस है ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। चलो ध्यान से दोनों वाक्यों का अर्थ देखें। राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप की यहाँ बात हो रही है। वाज ए ब्रेव मतलब एक बहादुर। वॉरियर मीन्स क्या थे? योद्धा थे। महाराणा प्रताप या राणा प्रताप एक बहादुर क्या थे? योद्धा थे। करा ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, और वह मेवाड़ के क्या थे? राजा थे, या राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान में एक जगह है मेवाड़, वो वहां के क्या थे? राजा थे। तो राणा प्रताप एक ब्रेव बहादुर योद्धा थे और वह मेवाड़ के क्या थे? राजा थे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ राणा प्रताप की विशेषता पहले में भी दिखाई दे रही है अब ब्रेव वॉरियर के रूप में, और राणा प्रताप की विशेषता दूसरे में भी दिखाई दे रही है किंग ऑफ मेवाड़ के रूप में। तो हम इसे दो प्रकार से फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो पहले तरह से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राणा प्रताप और डबल कॉमा के बीच में इनकी विशेषता अ ब्रेव वॉरियर, और फिर हो जाएगा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ये पहला तरीका हो गया। इसमें अब ब्रेव वॉरियर फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रहा है क्योंकि यह राणा प्रताप की विशेषता बता रहा है। दूसरे तरह से हम लोग लिख सकते हैं राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ और फिर कॉमा वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों में से किसी भी प्रकार से अरेंज करेंगे तो हम आसानी से यहाँ सिंथेसाइज करके वाक्य को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जैसे जैसे आपको सेंटेंसेज और नए नए सिंथेसाइज के एग्जाम्पल्स आपको हम बताते जा रहे हैं एक्सरसाइज के, वैसे वैसे आपका जो नियम होगा वह क्लियर भी होता जा रहा होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से देखें। अगला सेंटेंस कह रहा बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर डिफीटेड लोधी। दूसरा सेंटेंस है बाबर वाज ए तुर्क। बाबर वाज ए तुर्क। और तीसरा सेंटेंस है लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। हम लोगों की इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है केवल नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो हम पहले अर्थ देखते हैं। बाबर डिफीटेड पराजित कर दिया लोधी। इब्राहिम लोधी को, यहाँ लोधी मतलब इब्राहिम लोधी। कह रहा बाबर ने लोधी को पराजित किया। बाबर वाज ए तुर्क। कह रहा बाबर एक क्या था? तुर्क था। कह रहा लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, और जो इब्राहिम लोधी थे वह भारत के क्या थे? सम्राट थे। तो बाबर ने लोधी को पराजित किया और बाबर एक क्या था? तुर्क था। तो सबसे पहले हमें बाबर की विशेषता दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबर, और बाबर की विशेषता क्या है? अतुर्क। बाबर अतुर्क। और किसको पराजित किया? डिफीटेड लोधी। बाबर कॉमा डबल कॉमा के बीच में अतुर्क, क्योंकि यह बाबर की विशेषता हो गई। बाबर अतुर्क डिफीटेड लोधी। और लोधी की विशेषता क्या थी? लोधी की विशेषता क्या थी? लोधी was the emperor of India। एम्परर ऑफ इंडिया। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बाबर लिखे, फिर हम लोग तुर्क लिखे, फिर डिफीटेड लोधी हो गया, यहाँ पे हमारी एक वर्ब यूज हो गई। और हम लोग जानते हैं कि जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा एक फाइनाइट वर्ब यहाँ हो गई, और यहाँ पे फिर आगे हम लोग लोधी की विशेषता क्या लिखेंगे? ये वाज हटा देंगे, केवल हम लोग लिख देंगे द एम्परर ऑफ
इंडिया। और क्योंकि यहाँ से वाक्य समाप्त हो रहा है इसलिए हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। चलो फिर से देखें, सबसे पहले बाबर लिखा जाएगा, बाबर की विशेषता तुर्क लिखा जाएगा, उसके बाद डिफीटेड लोदी हो गया, फिर लोदी की विशेषता डबल कॉमा के बीच में हम लोग लिख देंगे और उनकी विशेषता है क्या, द एम्परर ऑफ इंडिया। अब क्योंकि यहाँ पे यहीं से वाक्य समाप्त हो जा रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार फाइनाइट वर्ब आ चुकी है। तो हो जाएगा बाबर अ तुर्क डिफीटेड लोदी, और लोदी कौन थे, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज फादर। और दूसरा सेंटेंस है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, he died in an accident। चलो ध्यान समझे, करा मोहन मतलब मोहन इज मतलब है, द ओनली सन मतलब इकलौता पुत्र, ऑफ हिज फादर मतलब अपने पिता का। करा मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है। करा ही डाइड, करा उसकी मृत्यु हो गई, इन एन एक्सीडेंट करा एक दुर्घटना में। करा मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है, उसकी मृत्यु कब हो गई, एक दुर्घटना में हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं मोहन की विशेषता क्या है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो ये शब्द समूह इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन बन जाएगा। जब हम लोग सिंथेसिस करेंगे सबसे पहले मोहन आ जाएगा, फिर कॉमा द ओनली सन ऑफ हिज फादर, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, फिर कॉमा डाइड इन एन एक्सीडेंट, डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो इस प्रकार से हमारे इन दोनों वाक्यों का भी सिंथेसिस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग एक आखिरी सेंटेंस आज का ले लेते हैं और आज का आखिरी सेंटेंस है, हेयर इज माई सिस्टर, हेयर इज माई सिस्टर। और दूसरा सेंटेंस है, हर नेम इज निधि, हर नेम इज निधि, हर नेम इज निधि। चलो ध्यान समझेंगे, करा हेयर मतलब यहाँ इज है, माई सिस्टर मतलब मेरी बहन, यहाँ मेरी यह बहन है। करा हर नेम इज निधि, उसका नाम क्या है, निधि है। तो हम लोग लिख देंगे हियर इज माई सिस्टर, हियर इज माई सिस्टर। और इस सिस्टर की विशेषता क्या है, निधि उसका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिस्टर निधि, हियर इज माई सिस्टर निधि। तो हम लोग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारा सिस्टर की विशेषता जो है वो उसका नाम निधि है, इसीलिए यहाँ पे नाउन केवल आया, इसीलिए हम लोग इसको नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। तो हियर इज माई सिस्टर, यहाँ मेरी बहन है, और बहन कौन है, निधि है, इसलिए उसकी बहन की विशेषता है क्योंकि उसका नाम निधि है। तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख दिए। तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग करके चाहे फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग के हम लोग दोनों ही प्रकार से कॉमा के बाद या तो नाउन आ जाएगा या तो फ्रेज इन अपोजिशन आ जाएगा। हमारा जो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स होते हैं और सेंटेंसेज होते हैं वो फ्रेज इन अपोजिशन पे भी होते हैं, कोई कोई बस होता है जिसमें हम लोगों को एक नाम दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोग पूरे टॉपिक को कहते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके किसी भी दिए गए वाक्य का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे केवल एक शब्द आया है सिस्टर को प्रकट करने वाला, इसीलिए यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द ओनली सन ऑफ हिज फादर चाहे आ जाए, चाहे तुर्क आ जाए, चाहे द एम्परर ऑफ इंडिया आ जाए, या फ्रेज इन अपोजिशन है। तो नाउन इन अपोजिशन यहाँ समझ में आ गया। जब केवल एक शब्द आएगा तो वह नाउन इन अपोजिशन कहा जाएगा, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग फ्रेज इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारी पूरी टॉपिक हर तरह से आपको बता दी गई। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की पूरी बातें समझ में आई होंगी, सबको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके किस किस कंडीशन में कहाँ क्या चीज़ अरेंज करते हैं और लिखते हैं, डबल कॉमा कहाँ लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है, सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे, अगर हमें लगेगा कि इसके ऊपर कोई वीडियो बन सकती है, अगर आप लोग भेजेंगे तो हम बना देंगे, नहीं तो फिर अगली वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। सब लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और जो भी डाउट्स रहें अपना भेजते रहें, और जो भी की चीज़ें हैं अगर आपको लगता है कोई ज़रूरी है आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।